जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूँ विकास स्टडी पॉइंट पे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट चैप्टर का 3 पार्ट जो मैंने आपको कराया था समस्या शास्त्र का, वो कंप्लीट हो चुका है। तो आज क्या करने जा रहे हैं? आज हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय। इसमें हम ये जानेंगे कि नेशनल इनकम हमारी क्या होती है और इससे रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या होते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय के अंदर किन लोगों की आय को शामिल करना चाहिए, हमारी घरेलू आय क्या होती है, इससे संबंध जितनी भी बेसिक कंसेप्ट है ना, वो हम समझेंगे। और जब आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा नेशनल इनकम को निकालने के जो 3 मेथड है ना, हम वो जानेंगे। इट मीन्स अभी हमारा थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो अगला चैप्टर जो है आपका, वो आपका न्यूमेरिकल पार्ट है और न्यूमेरिकल में बहुत मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले जब हमें बेसिक चीजें कंप्लीट हो जाएगी ना, हमारा एनडीपी क्या होता है, जीडीपी क्या होता है, एनपीएफसी क्या होता है, एमपी क्या होता है, आपका राष्ट्रीय इनकम को कौन सा माना जाता है, मार्केट प्राइस में माना जाता है या फैक्टर कॉस्ट में माना जाता है, डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, कैसे इन चीज को निकाला जाता है, किसी देश की आर्थिक सीमा किसे कहते हैं, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर जानेंगे। तो अभी मैंने आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि चैप्टर के अंदर किन किन चीजों के बारे में हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा समय ना ले तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सबका वेलकम करना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट्स आ चुके हैं वो पढ़ें, अच्छे से समझे। जो चीज समझ में नहीं आती कमेंट करें, उस चीज को बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की जाएगी उसमें। ठीक है, और हम पढ़ आ रहे हैं विकास स्टडी पॉइंट पर। जो भी बच्चे नए आए, मैं उनसे निवेदन करूंगा, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला चैप्टर है हमारा जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हमारा सेकंड चैप्टर है राष्ट्रीय आय तथा संबंधित समुच्चय, यानी कि नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं ना, तो चैप्टर का जो भी नाम होता है, अगर हम उस चीज को अच्छे से समझ जाएं तो उसके अंदर की चीजों को समझना हमारे लिए और आसान हो जाता है ना। अब कोई बॉक्स है, हमें ये पता चल जाए कि उस बॉक्स का शेप कैसा, आकार कैसा है, तो उसी से हम अंदाजा लगा लेंगे कि उसके अंदर की जो चीज होगी वो किस आकार की हो सकती है। करेक्ट, वैसे ही चैप्टर भी है। तो आइए सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम के बारे में समझते हैं। डेफिनेशन क्या है इसकी? राष्ट्रीय आय एक लेखा वर्ष। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? एक लेखा वर्ष, एक अकाउंटिंग ईयर या एक फाइनेंशियल ईयर। ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में क्लियर कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। ठीक है, तो एक देश के सामान्य निवासी द्वारा अर्जित कारक आय का कुल जोड़ है। क्या कह रहा है डेफिनेशन हमसे? डेफिनेशन कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है ना, एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर का जो पीरियड होता है, उस पीरियड के अंदर जो भी हमारे सामान्य निवासी होते हैं, हमारे नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंट्री, हमारा मतलब नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री, किसी भी देश के सामान्य निवासी, उनके द्वारा जो कारक आय, अब कारक आय किस पर मिलती है? तो कारक आय जो हमें मिलती है वो फैक्टर सर्विसेज पे मिलती है। अब ये फैक्टर जो सर्विसेज है, इस चीज के बारे में मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बहुत अच्छे से क्लियर किया है। हमारा रियल इनकम, हमारा मनी फ्लो, रियल फ्लो, इन दोनों में हमने फैक्टर सर्विसेज को समझा था कि एक प्रोड्यूसर का एक हाउस होल्ड से क्या रिलेशन होता है, कैसे रिलेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर फिर भी बता देता हूँ आपको फैक्टर सर्विसेज क्या होती हैं। हमारी कारक सेवाएं वो होती हैं जो एक परिवार क्षेत्र उत्पादक क्षेत्र को देता है और उत्पादक क्षेत्र उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करता है। जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, आपका पूंजी यानी कि कैपिटल हो गया, आपका एंटरप्राइजेस हो गए। तो ये सारे के सारे आपके फैक्टर सर्विसेज हैं। अब इसके ऊपर जो इनकम जनरेट होती है उसी को कहते हैं हम फैक्टर इनकम, और हिंदी में कारक आय। ठीक है, तो आप समझ में आ गया? आपको सिंपल सी भाषा में बताया। अगर इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उनको जोड़ के परिभाषा बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और वही चीज मैंने आपके लिए किया ताकि आपको कितना सा भी डाउट ना रहे समझने में। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा 2 महत्वपूर्ण अवलोकन प्रदान करती है। पहला क्या? राष्ट्रीय आय में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, नेशनल इनकम में ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, इसके अलावा किसी भी इनकम को शामिल नहीं किया जाएगा। फैक्टर इनकम कैसे, मतलब किस चीज के ऊपर क्या मिलेगा वो भी हम आगे समझेंगे। सेकंड चीज, राष्ट्रीय में केवल सामान्य निवासी की आय को, ऐसा नहीं है कि कोई भी, चाहे हमारे देश का हो या कि हमारे देश के बाहर का नागरिक हो,
तो किसी की भी इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। केवल सामान्य निवासी की आय को ही शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय में। अभी सामान्य निवासी होते कौन है? किसी भी देश के। अगर मैं भारत की बात कर रहा हूँ तो भारत के सामान्य निवासी कौन होंगे? अगर मैं किसी दूसरे देश की बात कर रहा हूँ तो वहां के सामान्य निवासी कौन होंगे? लेकिन हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम भारत का एग्जाम्पल लेके चलते हैं और इसे ही बहुत अच्छे से हम समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। पहला ध्यान रखिएगा, एक लेखा वर्ष क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होता है और ये खत्म कब होगा? क्योंकि एक साल का मतलब हो गया 12 महीने। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, अब 12 महीने कंप्लीट कब होगा? नेक्स्ट ईयर। कितने तारीख को? 31 मार्च 2021। 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ, अगले साल 31 मार्च 2021 को खत्म हो गया। इसके बीच का जो पीरियड है ना पूरा, इसी को कहते हैं हम लेखा वर्ष, फाइनेंशियल ईयर या अकाउंटिंग ईयर। अब इसके बिटवीन में एक सामान्य कोई भी सामान्य निवासी हो, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, कोई भी हो, सामान्य निवासियों के द्वारा जो कारक आय अर्जित की जाती है उसको अगर हम टोटल कर दें ना, यानी कि सभी व्यक्तियों के द्वारा, कौन सभी व्यक्ति? जो सामान्य निवासियों केवल सामान्य निवासी, उन सभी के द्वारा जो कारक आय अर्जित की जा रही है, अगर उसको मैं टोटल कर दूं, ग्रॉस कर दूं, तो उसी की इनकम को हम कहेंगे नेशनल इनकम। गॉट इट? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, अब बारी आती है कारक आय। मैंने बताया था ना कि आपको इसको और अच्छे से समझाऊंगा ताकि इतना सा भी डाउट आपके पास ना रहे। ठीक है, कारक आय क्या है? तो आय को ना यहाँ पे व्यापक रूप से कारक आय या कारक भुगतानों के रूप में डिवाइड किया गया। कारक आय क्या होती है, कारक भुगतान क्या होते हैं? दोनों चीज सेम है। अगर मैं उसको अचीव कर रहा हूँ तो मेरे लिए वो फैक्टर इनकम है, लेकिन जो मुझे दे रहा है उसके लिए वही चीज फैक्टर पेमेंट कहलाएगी। करेक्ट? दुकान पर आप जाते हो, दुकान पर आपने कोई सामान खरीदा, आपने जो पैसा दुकानदार को दिया वो उसकी इनकम कहलाएगी, पर आपने उसको पे किया तो वो आपकी पेमेंट कहलाएगी। इन केस इस चीज में ऐसे ही होता है। सेकंड क्या है हमारा? हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए इनकम है, जो पे कर रहा है उसके लिए पेमेंट है। ठीक है, अब कारक आय को ना 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, कारक आय या कारक भुगतान कह लो, दूसरा हस्तांतरण आय या हस्तांतरण भुगतान कह लो। ठीक है, इंग्लिश में इनकम इज ब्रॉडली क्लासिफाइड टू फैक्टर इनकम और फैक्टर पेमेंट एंड ट्रांसफर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट। अगला पॉइंट क्या कहता है हमारा? कारक आय कारक सेवाओं अथवा उत्पादन के कारकों। अब उत्पादन के कारक क्या होते हैं ये समझते हैं। इसमें आपका आ जाता है भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम वृत्ति, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अभी एंटरप्रेन्योरशिप, लैंड, लेबर और आपका क्या हो गया? कैपिटल। ये तो हमारी फैक्टर सर्विसेज होगी, लेकिन इसके ऊपर जो चीज मिलती है उसे कहेंगे इनकम। अब इनकम मिल रही है फैक्टर पर, इसलिए फैक्टर इनकम। ठीक है ना? कारक आय या कारक भुगतानों को विस्तृत रूप से निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। मतलब कैसे इस चीज को हम और अच्छे समझ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट बता रहा है हमें कर्मचारियों का पारिश्रमिक। अब कर्मचारियों का पारिश्रमिक का मतलब क्या हो गया? ये कौन हो गए? ये हमारे लेबर हो गया ना, वो लेबर जो दूसरी कंपनी हो गया, फैक्ट्री हो गया, वहां जाकर के अपनी सर्विसेज देते हैं, मेहनत करते हैं और उसके बदले क्या मिलता है? उनको पारिश्रमिक मिलता है, सैलरी कह लो, वेजेस कह लो। तो इसको कहते हैं हम कर्मचारियों का पारिश्रमिक। मतलब उत्पादक इकाइयों को कर्मचारियों के रूप में अर्पित की गई अपनी सेवाओं के बदले में परिवारों को प्राप्त होने वाली प्राप्तियां, यानी कि हमारे जो हाउस होल्ड है, वो हाउस होल्ड जो अपनी सर्विसेज देते हैं एज अ लेबर, तो लेबर के रूप में जो उन्होंने सर्विसेज दी और सर्विसेज के बदले में जो उनको मिल रहा है, सैलरी हो गया या वेजिस हो गया, उसी को यहाँ कहा जा रहा है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, यानी उनका मेहनताना, जो मेहनत उन्होंने की उसके बदले मिलने वाली मुनाफा या आय। ठीक है, ये क्या हो गया? इनका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हो गया। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड क्या कह रहा है? सेकंड कह रहा है लगान किराया। अब लगान किराया किस पे मिलता है? वो मिलता है हमारा लैंड यानी कि भूमि पर, यानी कि परिवार क्षेत्र ने उत्पादक क्षेत्र को, हाउस होल्ड सेक्टर ने प्रोड्यूसर सेक्टर को जो लैंड दिया है ना, उस लैंड पर जो भी किराया आएगा। अब क्योंकि लैंड को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है तो ऐसा तो है नहीं कि मुफ्त में कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके बदले कुछ पे कर रहा होगा।
हमारे एरिया में आसपास जितनी भी दुकान है, ऐसा तो है नहीं कि सभी की अपनी ही दुकान है, वो अपने घर में ही खोल के बैठे हैं। बहुत सारी दुकानें ऐसी मिलेगी दूसरे की प्रॉपर्टी पे ओपन करके बैठे होते हैं, तो उसके बदले उनको क्या देना पड़ता है? किराया देना पड़ता है। तो वो क्या होगी, जिसका जो मकान मालिक है उसको उसके बदले में क्या मिल रहा है? किराया मिल रहा है। और सर्विसेज क्या दे रहा है? वो अपनी जमीन दे रहा है, भूमि दे रहा है, जो भी इस्तेमाल करना चाहता है वो बंदा जो उसको ले रहा है। फिर आता है आपका ब्याज यानी कि इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट का मतलब हो गया कि जिन भी व्यक्तियों ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया होगा तो उस पैसे के बदले उनको क्या मिलता है? उस पर ब्याज मिलता है। यानी कि जो उन्होंने लगाया वो तो है ही, साथ में उसके ऊपर मुनाफा मिल रहा है ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट कहते हैं इसको। ठीक है। और लास्ट होता है आपका प्रॉफिट यानी कि लाभ। चौथा पॉइंट आपका लाभ है, प्रॉफिट है, और ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप पे मिलता है यानी कि उद्यम वृत्ति पे मिलता है। उस बिजनेस को मैनेज करने के लिए सिस्टम तैयार किया जाता है, उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न किया जाता है। तो इस समय साफ साफ क्लियर हो रहा है कि भूमि अगर हमने दिया तो उसके बदले हमें लगान मिलेगा। अगर मैं मजदूरी कर रहा हूं, अपना श्रम वहां पे दे रहा हूं, तो उसके बदले मुझे मजदूरी मिलेगी, पारिश्रमिक मिलेगा। अगर मैंने पैसा लगाया तो उस पर मुझे ब्याज मिलेगा, और उद्यम वृत्ति पर मुझे लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या हो गई? ये सारी की सारी मेरी फैक्टर सर्विसेज थी, और उस पर मिलने वाली जो चीजें थी वो मेरी इनकम थी। ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैंने नोट पे आपको लिखा है ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी डाउट ना रहे। ठीक है ना। ये कह रहे हैं राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए हम केवल इन्हीं 4 प्रकार के कारक आय या कारक भुगतान को सम्मिलित करते हैं। केवल ये 4 फैक्टर पे मिलने वाली इनकम को ही इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। कीप इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा। अगर परिभाषा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नेशनल इनकम में कौन सी आय को सम्मिलित किया जाता है, तो कारक आय को सम्मिलित किया जाता है, ये आपका जवाब। ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब अगला जो कंसेप्ट है हमारा वो होगा हमारा सामान्य निवासी के ऊपर। उससे पूर्व हमने एक चीज और समझी थी, हमारा जो कारक आय है जिसको हम कारक भुगतान भी कहते हैं वो हमारा क्लियर हो गया। सेकंड था हमारा हस्तांतरण आय यानी कि हस्तांतरण भुगतान। अब वो क्या होता है आइए समझते हैं। हस्तांतरण आय, हस्तांतरण आय वह आय होती है जो एक व्यक्ति को सहायता, चंदे या दान के रूप में प्राप्त होती है। मतलब ये एक प्रकार की ऐसी इनकम होती है जिसके बदले आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। एक तरीके से ये मुफ्त में आपको मिलती है। आपने किसी की सहायता की, हेल्प की, उसने खुशी में कुछ आपको दे दिया। ठीक है। दूसरी चीज चंदा। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो एनजीओ में डोनेट करते हैं। अब जो डोनेट करते हैं क्या उसके बदले एनजीओ उनके लिए कुछ करता है? नहीं करता है। इसी प्रकार से जैसे कि कोई गिफ्ट बाहर विदेश में रहने वाले लोग होते हैं, या फिर जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में विजिट करते हैं, बहुत सारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ उनको भेंट करते रहते हैं, गिफ्ट देते रहते हैं, पर क्या उसके लिए उन्होंने पेमेंट की? नहीं की। मतलब वो उनको मुफ्त में मिली। तो ऐसी इनकम को हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं, हस्तांतरण आय कहते हैं, जिसके बदले जिस व्यक्ति को वो मिल रहा है वो कुछ भी नहीं करता, यानी कि मुफ्त में वो चीजें उसको प्राप्त होती है। ठीक है। तो कारक आय से समझ में आ रहा है क्या कि ये वह आय है जो उत्पादन के कारकों को कारक सेवाएं अर्पित यानी कि देने के बदले में प्राप्त होती है। यानी कि जो फैक्टर सर्विसेज देता है हाउस होल्ड प्रोड्यूसर सेक्टर को, उसके बदले में प्रोड्यूसर सेक्टर जो पेमेंट करता है, दैट्स इट इज फैक्टर इनकम। वो क्या हमारी फैक्टर इनकम है। तो ये चीज हमारा फैक्टर इनकम में आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फैक्टर इनकम क्या है। सेकंड पॉइंट हमारा सामान्य निवासी है। नेशनल इनकम के अंदर 2 कंसेप्ट थे, आपका सामान्य निवासी और दूसरा कारक आय। कारक आय हमने समझ लिया, अब आता है आपका सामान्य निवासी। अब समझते हैं कि एक देश के सामान्य निवासी हमारे कौन होते हैं। आइए। ठीक है। एक देश के सामान्य निवासी कौन होते हैं? वह व्यक्ति जो साधारणतः संबंधित देश में निवास करता है, मतलब हमारे संबंधित देश में रहता है। यानी कि आप भारत में रह रहा हो, चाइना में रह रहा हो, अमेरिका में रह रहा हो, इंग्लैंड में रह रहा हो, लेकिन रह रहा हो। दूसरा, उसकी आर्थिक रुचि उसी देश में केंद्रित होती है। अब आर्थिक रुचि से आप क्या समझेंगे? आर्थिक रुचि का मतलब हो गया उसका खान पान,
से संबंधित जितनी भी चीजें, यानी कि जितना वो कमा रहा है ना, उसका काफी हिस्सा वो जहां रह रहा है वहां पे ही खर्च कर रहा है अपनी नीड को फुलफिल करने के लिए। मतलब वहीं पर वो खा रहा है, कपड़े खरीद रहा है, किसी ना किसी चीज पर खर्च कर ही रहा है अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए। तो ये आपका आर्थिक, यानी कि उसका इंटरेस्ट जिस भी चीज में है उस पर वो कंजप्शन कर रहा है, एक्सपेंडिचर कर रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आर्थिक रुचि के अकॉर्डिंग वो चीज वहां पर व्यय की जा रही है। तो अ नॉर्मल रेजिडेंट इज दैट पर्सन हु ordinarily resides in the country concerned and whose economic interest is concentrated in that country। उसका आर्थिक रुचि का केंद्र वही देश होता है जिस देश में वो निवास कर रहा होता है। ठीक है, अवलोकन ऑब्जर्वेशन हमारी क्या निकल कर आती है। एक देश में एक वर्ष की अवधि के लिए, एक वर्ष की अवधि यानी कि एक फाइनेंशियल ईयर हो गया आपका, उसके मान के चलो, क्योंकि सब एक बात एक साल के लिए कह रहा है। अब फाइनेंशियल तो हमें पता है कि वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है 31 मार्च तक, तो इसका मतलब इसके बिटवीन में काउंट किया जाएगा, या फिर अगर कोई व्यक्ति 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर के बीच में, या उसको काउंट किया जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना, यहाँ पे इसने क्या बोला है, इसने एक वर्ष बोला है, एक लेखा वर्ष नहीं बोला। अगर एक लेखा वर्ष बोलता तो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। एक वर्ष में आप चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च को ले लो या 1 जनवरी से 31 दिसंबर ले लो, दोनों को काउंट किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी वर्ष होता है, या फिर जिस दिन से वो व्यक्ति आया, जैसे कि मान लिया जाए कि आज जो भी तारीख है, आज से लेकर के अगला साल जब ये तारीख आएगा तो पूरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बिटवीन में जो मेरा पीरियड है पूरा 1 साल है, तो मैं इस पूरे 1 साल के लिए निवेश करने वाले व्यक्ति को देश का साधारण निवासी माना जाता है। क्या कहा गया है, अवलोकन समझ में आ रहा है कि किसी भी देश में या एक देश में 1 साल से अधिक के लिए निवेश करने वाले व्यक्ति को उस देश का साधारण निवासी माना जाता है। 1 साल के लिए वो रह रहा है, उसने वहां जाकर के इन्वेस्टमेंट की है, तो उस व्यक्ति को उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट कहा जाएगा। इसके अलावा और कौन बन सकता है नॉर्मल रेजिडेंट, एक व्यक्ति की उस दशा में आर्थिक रुचि होती है जब वह अपनी उत्पादन, उपभोग या निवेश जैसी सभी क्रियाएं उसी देश में पूरी करता है। जिस देश में वो 1 वर्ष के लिए आया है या 1 वर्ष से अधिक समय के लिए भी रहना चाह रहा है, वो उस पर निर्भर करता है वो कितना समय तक रहता है। लेकिन उसकी आर्थिक रुचि जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, कंजप्शन हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, वो किस में होनी चाहिए, उसी देश में होनी चाहिए जिस समय वो वहां पर निवास कर रहा है। अगर वो इंडिया में रह रहा है तो इंडिया में उसका कंजप्शन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका भारत के सामान्य निवासी के कुछ और पॉइंट्स। अब ये पॉइंट ना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किसी भी देश के सामान्य निवासी किसे माना जा सकता है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत के अनुसार उसका सामान्य निवासी कौन कहा जाएगा, क्या हम हैं उसके सामान्य निवासी या नहीं, आइए समझते हैं। भारत में स्थित विदेशी दूतावासों में काम करने वाले भारतीय, अब आपको पता होगा कि हर एक देश के अंदर दूसरे देश की एम्बेसी होती है। जैसे भारत है तो भारत के अंदर अमेरिका की, चाइना की, पाकिस्तान की, इंग्लैंड की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, अलग अलग देशों की क्या है, दूतावास है भारत के अंदर। कि वहां अगर ऑस्ट्रेलिया से कोई लोग भारत में आए हैं, जिस भी काम के लिए आए हैं, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी भारत में उनकी सहायता करेगी उस चीज के लिए। तो इस वजह से हर एक देश के अंदर अपनी अपनी एम्बेसी स्थापित की जाती है, ताकि अगर हमारे देश के नागरिक उस देश में जाते हैं और उनको किसी भी समय किसी भी चीज की प्रॉब्लम होती है तो भारतीय एम्बेसी उनकी हेल्प करेगा, जो भी प्रॉब्लम को फेस हो रही है। ठीक है ना, ये समझ में आ गया आपको दूतावास क्या होते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, भारत में स्थित विदेशी दूतावास, यानी कि अलग अलग कंट्री के जो एम्बेसी है वो इंडिया में है, लेकिन उसमें काम करने वाले किन लोगों को भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, केवल उन लोगों को जो भारतीय हैं। एम्बेसी कौन है, एम्बेसी मान लिया जाए अमेरिका की है। ठीक है, मान लेता हूं ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया के अंदर यहाँ पर एम्बेसी है किसकी, अमेरिका की। अब इस अमेरिका की एम्बेसी में जो काम करने वाले लोग हैं, ऐसा तो है नहीं कि प्रॉपर इंडियन ही होंगे, क्योंकि जो मेन लोग होंगे, एम्बेसी अमेरिका की है तो जो इंपॉर्टेंट मेन ऊंचे पद पर लोग होंगे वो अमेरिका के होंगे। लेकिन छोटे मोटे जो काम, छोटे मोटे स्तर पर जो काम किया जाएगा
ताकि जिससे कि कोई समस्या आ जाती है ना, क्योंकि आपको पता है कि वो भले ही अमेरिका से भारत में आए हैं काम करने के लिए, लेकिन लोकल चीजें उनको नहीं पता है। तो उन लोकल चीजों के बारे में कौन जानता है? वहीं के निवासी जानते हैं। इस वजह से उनको वहां पे काम पे लगाया जाता है कि अगर कोई समस्या आती है लोकल चीजों से संबंधित, तो भारत के नागरिक उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है ना। तो केवल भले ही अमेरिका की एम्बेसी हो, चाइना की एम्बेसी हो, पाकिस्तान की एम्बेसी हो, लेकिन अगर उस एम्बेसी में इंडियन लोग काम कर रहे हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी होंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि का केंद्र भी भारत ही होगा। सेकंड, भारत में स्थित वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अब जो आपका WHO है वो भारत में भी है, कई देशों में है। तो यहाँ पे स्थित जो उसकी संस्था है उसमें भी काम करने वाले जो भारतीय इंडियंस, वो भारत के सामान्य निवासी हैं। ठीक है। थर्ड, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अब जो आपका इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है इसमें भी काम करने वाले स्थानीय लोग यानी कि आसपास के वही लोग, मतलब भारतीय लोग, तो वो भी हमारे भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसके अलावा शेष विश्व में भारत का राजदूत, अब ध्यान ये देना, जैसे अलग अलग कंट्री की इंडिया के अंदर एम्बेसी है, वैसे इंडिया की एम्बेसी भी अलग अलग देशों में है, और उसको हेड कौन करता है? राजदूत करता है, भारत का राजदूत करता है। ठीक है ना। भले ही वो काम कर रहा है अमेरिका में, भले ही वो काम कर रहा है इंग्लैंड में, लेकिन वो पर्सन कहाँ का है? इंडिया का है। सैलरी उसको कौन देता है? इंडिया देता है। तो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है ना एक राजदूत का, वो ऐसा नहीं है कि वो एक बार बन गया तो उसी देश में जिंदगी भर तक वहीं रहेगा, नहीं। 3 साल 4 साल मैक्सिमम इतना ही पीरियड रहता है किसी भी देश में हर एक राजदूत का, फिर उसकी चीज़ों को बदला जाता है। फिर वो अमेरिका से इंग्लैंड, इंग्लैंड से कनाडा, मतलब कहीं भी भेजा जा सकता है, जो सरकार डिसाइड करती है। तो इस वजह से वो फिक्स नहीं होता किसी भी देश के अंदर। ठीक है ना। लेकिन उसकी इनकम जो भी होती है वो इंडियन गवर्नमेंट देती है और इंडियन अकाउंट में ही आती है। और वो कंजप्शन जो करेगा, क्योंकि उसकी फैमिली प्रॉपर तो वहाँ रहेगी नहीं जहाँ वो रहता है, उसका अधिकतर परिवार तो भारत के अंदर ही रहता है, तो उसका जो अधिकतर खर्चा होता है वो इंडिया के अंदर ही होता है। इस वजह से इसके इनकम को भारत की नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। इन द सेम वे भारत के अंदर अलग अलग देशों की एम्बेसी है, तो इसके अंदर जो राजदूत होंगे अलग अलग देशों को, उसकी इनकम को उनकी देश में के इनकम में शामिल किया जाएगा, ना कि इंडिया के नेशनल इनकम में। आया समझ? आगे चलते हैं। भारत में 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए रह रहे विदेशी नागरिक जो अध्ययन तथा चिकित्सा के आयु व्यक्तियों के अतिरिक्त हो। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि मान लिया जाए भारत के अंदर बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आते हैं, कोई घूमने के लिए आता है। अगर उनका घूमने का पर्पस है तो वो कितना, वो 1 महीना रहेंगे, 2 महीना रहेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 महीना रहेंगे, इतना ही रहेंगे ना। वो कम से कम 1 साल तो स्पेंड नहीं करेंगे। अगर वो 1 साल स्पेंड करने के लिए आए तो उनका पर्पस कुछ और हो सकता है। क्या हो सकता है? या तो वो स्टडी करने के लिए आए हैं, ठीक है, या फिर स्टडी के अलावा क्या हो सकता है? चिकित्सा, यानी कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है, कोई रिसर्च की जा रही है, तो उस रिसर्च में किसी दूसरी कंट्री के डॉक्टर की या साइंटिस्ट की नीड है, उसको भारत बुलाया गया, तो हो सकता है कि उस रिसर्च में 1 साल से ज्यादा भी लग जाए, तो वो व्यक्ति भी 1 साल से ज्यादा रह सकता है। तीसरा, वो व्यक्ति जो किसी काम वर्क के पर्पज से आया, उसको अपने कंट्री में जॉब नहीं मिल रही या अपॉर्चुनिटी वहां से ज्यादा यहाँ लगी इंडिया के अंदर, तो यहाँ पर वो जॉब के पर्पज से आ गया। तो ये ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो 1 साल से ज्यादा हमारे कंट्री में रह सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो व्यक्ति स्टडी के उद्देश्य से आया है, रिसर्च के उद्देश्य से आया है, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति का इलाज करने के उद्देश्य से आया है, तो इनकी इनकम को नेशनल इनकम में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो व्यक्ति जॉब के पर्पज से आया है, अब ऐसा तो है नहीं कि जॉब के पर्पज से आया है तो इसका मतलब उसको कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी होगी, वो सोच के ही आया होगा कि हाँ मुझे इतने साल तक यहाँ रहना है, अच्छा खासा कमाना है, और हो सके तो मैं इंडिया में ही सेटल हो जाऊंगा, क्योंकि जब रोजी रोटी मेरी जहाँ होगी मैं वहीं रहूंगा ना। मैं रहता हूँ दिल्ली के अंदर, ठीक है, और काम मैं जाता हूँ बेंगलोर करने के लिए, तो फिर क्या पॉसिबल हो पाएगा? मैं बार बार ट्रेवल तो कर नहीं पाऊंगा ना। बेंगलोर क्या काम, छुट्टी हुई बेंगलोर से फिर वापस दिल्ली, ये तो पॉसिबल ही नहीं है यार, बहुत मुश्किल काम है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बेंगलोर में ही रहना पड़ेगा अगर मुझे सही से काम करना है, और अगर मुझे अपॉर्चुनिटी वहां और ज्यादा अच्छी लगती है तो मैं वहीं सेटल हो जाऊंगा।
जब वहीं सेटल हो जाऊंगा तो मेरा आर्थिक रुचि का केंद्र वही राज्य बन जाएगा जहां पर मैं रह रहा हूँ। वहीं का खाना पीना, उत्पादन, प्रोडक्शन, ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो भी कुछ होगा वहीं पर होगा। तो इस तरीके से बाहर के लोग जब जॉब के पर्पज से इंडिया के अंदर आएंगे तो वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि अगर वो एक साल या उससे ज्यादा समय तक रह रहे हैं, साथ ही उनका आर्थिक रुचि का केंद्र यही देश होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब भारत के सामान्य निवासी हमें समझ में आ गया कि कौन कौन हो सकता है। अगर एम्बेसी भारत के अंदर किसी भी देश की है लेकिन उसमें काम करने इंडियन पीपल है तो वो इंडियन के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे, यानी भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसके अलावा भारत का जो जितनी भी एम्बेसी अलग अलग देशों में फैली हुई है उसमें काम करने वाले जो राजदूत हैं वो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। इसके अलावा कोई भारत से बाहर का नागरिक भारत के अंदर काम करने के उद्देश्य से आता है और एक साल या उससे ज्यादा रह रहा होता है तो उसका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश बन जाता है। इस वजह से उसको भी भारत का सामान्य निवासी माना जाएगा, भले ही वो भारत का नागरिक ना हो। मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसको भारत का नागरिक होना ही चाहिए, नहीं। अगर वो उस देश के अंदर एक साल से ज्यादा समय तक रह रहा है और उसका आर्थिक रुचि का केंद्र सेंटर वही देश है, वहीं पे प्रोडक्शन कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है या फिर आप इनकम को जनरेट कर रहा है, कंजप्शन कर रहा है, तो वो उस देश का नॉर्मल रेजिडेंट बन जाएगा, चाहे वो वहां का नागरिक हो या नहीं। और ऐसा ही भारत के नागरिकों के साथ भी होगा अगर वो किसी अन्य देश में जाकर के निवास करते हैं जॉब के पर्पज से और उनका आर्थिक रुचि का केंद्र भी वही देश बन जाता है। ठीक है ना? तो मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के गैर निवासी। गैर निवासी किसे कहा जाएगा? तो बहुत सिंपल है, जो चीज हमने सामान्य निवासी में पढ़ी उसका अपोजिट कर दो, वो सब के सब हमारे गैर निवासी। कैसे? आइए समझते हैं। ये क्या कह रहा है? कनाडा और जापान में स्थित भारतीय दूतावास। अब कनाडा और जापान, ये कनाडा हो गया, ये जापान हो गया। अब इसके अंदर जो स्थित भारतीय दूतावास है, अगर उस भारतीय दूतावास के अंदर राजदूत भारत का है तो वो भारत का सामान्य निवासी कहलाएगा। बट उस भारतीय दूतावास के अंदर वहां के लोकल पीपल काम कर रहे हैं तो वो वहां के सामान्य निवासी कहलाएंगे, ना कि भारत के। ठीक है, अगला पॉइंट, भारत में स्थित विश्व स्वास्थ्य संगठन में काम करने वाले विदेशी। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर भारत के अंदर है और उसमें काम करने वाले लोग भारतीय हैं तो भारत के सामान्य निवासी कहलाएंगे। अगर उसमें काम करने वाले लोग भारतीय नहीं विदेशी हैं तो वो भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे। रीजन बिंग मैंने आपको बता दिया कि फिक्स नहीं रहता उनका वर्क, वो चेंज होता रहता है कुछ सालों में, और उनका जो इनकम का सोर्स होता है वो इंडिया नहीं करता, जिस देश के वो राजदूत होते हैं वो करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट, भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भारत में स्थित है और इसमें काम करने वाले जर्मन निर्देशक यानी कि जर्मन डायरेक्टर। क्या कहा जा रहा है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उसका जो इंस्टीट्यूशन है वो भारत के अंदर है, लेकिन उसमें काम करने वाले जर्मन निर्देशक जो हैं वो भारत के सामान्य निवासी नहीं कहलाएंगे, गैर निवासी कहलाएंगे। वो उस देश के सामान्य निवासी कहलाएंगे जिस देश की वो नागरिक है। ठीक है, और भारत में शेष विश्व का राजदूत, ये मैंने आपको बता दिया। अब भारत में शेष विश्व का राजदूत जो है, भारत के अंदर अलग अलग देशों की क्या एम्बेसी है, तो इस एम्बेसी के अंदर अलग अलग देशों के राजदूत काम कर रहे हैं तो वो राजदूत वहां के सामान्य निवासी कहलाएंगे और भारत के गैर निवासी कहलाएंगे। और आखिर में भारत में 1 वर्ष से कम अवधि के लिए अगर कोई भी व्यक्ति 1 वर्ष यानी कि 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने के लिए रह रहा है तो वो भी भारत का गैर निवासी ही शामिल किया जाएगा, भले ही उसने 5 महीने के अंदर यहाँ रह करके भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, कंजप्शन किया, प्रोडक्शन किया, बट वो 1 साल से कम का था तो कम साल पीरियड होने की वजह से उसे भारत का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा, वो गैर निवासी होगा। ठीक है, तो अब मैं उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, सामान्य निवासी क्या है, गैर निवासी क्या है, ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और अब कोई डाउट आपके पास नहीं होगा और आपको डेफिनेशन नेशनल इनकम की समझ में आ गई होगी। क्या थी? हमारी राष्ट्रीय आय की परिभाषा के अनुसार ये कहा जाता है कि एक लेखा वर्षीय अवधि के दौरान सामान्य निवासी यानी कि नॉर्मल रेजिडेंट तथा कारक आय
कारक आय क्या हमारा? फैक्टर इनकम, यानी कि हमारे देश के सामान्य निवासियों के द्वारा जो कारक आय अर्जित की जाती है उसके कुल जोड़ को, ग्रॉस इनकम को नेशनल इनकम कहा जाता है। और ये ग्रॉस इनकम कब अर्न किया गया हो? ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, एक लेखा वर्ष अवधि के दौरान। फिर कारक आय क्या है? भूमि श्रम पूंजी में मिलने वाली जो इनकम है वो कारक आय है। सामान्य निवासी कौन होते हैं? समझ गए। गैर निवासी कौन होते हैं? समझ गए। अब आगे चलते हैं, कदम बढ़ाते हैं आगे। अब बात ये आती है हमारे कंसेप्ट की आय की घरेलू और राष्ट्रीय अवधारणा, यानी कि हमारी डोमेस्टिक इनकम, जिसे हम कहते हैं जीडीपी। अब जीडीपी कब माना जाएगा और किसके लिए माना जाएगा, कैसे माना जाएगा, और नेशनल इनकम कब माना जाएगा, ये हम समझ चुके हैं। तो अब मेन फोकस हमें किस पे करना है? घरेलू आय पे करना है। जब ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ये तो हम समझ ही चुके हैं, तो जब ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा, तो इनमें अंतर निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। आइए समझते हैं। स्टूडेंट कह रहा है समझते स्तर पर आय की अवधारणा का प्रयोग घरेलू अवधारणा तथा राष्ट्रीय अवधारणा दोनों के रूप में किया जाता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर जो इनकम हमारी होती है ना, वो हमारी डोमेस्टिक भी होती है और हमारी नेशनल भी होती है। अब डोमेस्टिक कब होती है? क्या जो नेशनल इनकम होती है वही डोमेस्टिक होती है, या डोमेस्टिक जो होती है वही नेशनल इनकम होती है? आइए इसको समझते हैं और भेद जानते हैं इसका। ठीक है, ये कह रहा है घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय दोनों में कारक आय के 4 मूल घटक हैं। ये ध्यान देना, हमने अभी पढ़ा कि नेशनल इनकम के अंदर हमारे फैक्टर इनकम को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया मुझे। अब घरेलू आय के अंदर भी इनको शामिल किया जाता है? जी हाँ, घरेलू आय के अंदर भी कारक आय को शामिल किया जाता है। अब वो कारक आय हमारी कौन सी होती है? हमारा लगान हो गया, हमारा ब्याज हो गया, हमारा लाभ हो गया। ठीक है, ये हमारे क्या हो गया? ये हमारा हो गया हमारे 4 मूल घटक के, यानी हमारे जो फैक्टर इनकम है वो, जो हमें फैक्टर सर्विसेज पे मिलते हैं। ठीक है, ध्यान देना। फिर कह रहा है घरेलू आय एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय। अब यहां पर क्या बोला जा रहा है? घरेलू आय केवल उन व्यक्तियों की आय को माना जाएगा जो घरेलू सीमा में आय सृजित की गई हो, जनरेट की गई हो। अब जैसे कि भारत का राजदूत भारत के जो अन्य मित्र देश हैं या जो भी देश हैं जिसके साथ व्यापारिक लेन देन है भारत का, अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जो भी देश है, उसके अंदर भारत की एम्बेसी है, उसमें काम करने वाले जो राजदूत हैं वो भारत के निवासी हैं। तो उसके इनकम को घरेलू इनकम में शामिल किया जाएगा या केवल राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा? तो इसका जवाब है, क्या कहा इसने? घरेलू सीमा में सृजित। लेकिन वो काम कहाँ कर रहे हैं? घरेलू सीमा के बाहर कर रहे हैं, भारत की सीमा में तो नहीं कर रहे। कर रहे हैं क्या? इसका जवाब आपको खुद पता चलेगा। आइए आगे समझते हैं ताकि आपको ये चीज और अच्छे समझ में आए। ठीक है, कर्मचारियों का पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ, ये क्या हमारे? ये है हमारे फैक्टर इनकम। अब इनका अगर टोटल कर लिया जाए तो वो आपका डोमेस्टिक इनकम बन जाता है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है? चाहे वो सामान्य निवासी या गैर निवासियों के द्वारा सृजित की गई हो। कहने का मतलब ये हुआ कि डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेशनल इनकम भी इंक्लूड रहती है, क्योंकि हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर से नेशनल इनकम को निकाल लेते हैं जो केवल सामान्य निवासियों के द्वारा अर्जित की गई हो। लेकिन घरेलू इनकम के अंदर यानी डोमेस्टिक इनकम के अंदर ये मैटर नहीं करता कि वो सामान्य निवासी है या नहीं है, बट वो अगर भारत की घरेलू सीमा में वो इनकम जनरेट कर रहा है तो उसे डोमेस्टिक इनकम में शामिल किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो गैर निवासी हो यानी सामान्य निवासी हो, चाहे वो गैर निवासी हो, अगर इनके द्वारा फैक्टर सर्विसेज पर फैक्टर इनकम जनरेट की गई है तो वो डोमेस्टिक इनकम के अंदर शामिल होगी, यानी कि घरेलू आय के अंदर शामिल होगी। ठीक है, आगे फिर आता आपका राष्ट्रीय आय की एक देश के सामान्य निवासी, यानी कि राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासी, केवल सामान्य निवासी, गैर निवासी नहीं, केवल सामान्य निवासी के द्वारा कौन सी आय? कारक आय। कौन सी होती है? पारिश्रमिक, लगान, ब्याज, लाभ। ये आपको मैंने बार बार लिख के दिया है
ताकि अगर एक बार समझ में नहीं आ रहा तो बार बार बोलने से एकदम रट जाए, एकदम समझ में आ जाए, मस्तिष्क के अंदर बैठ जाए आपके। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय आय देश के सामान्य निवासी द्वारा कारक आय का कुल जोड़ है, यानी कि सामान्य निवासियों के द्वारा कारक आय जो अर्जित की गई है, अगर उनका हम टोटल कर दें तो मेरा नेशनल इनकम आ जाता है। ठीक है ना। आइए आगे चलते हैं। फिर आता है अब एक देश की घरेलू सीमा। हमें ये समझ में आ गया था कि हमारा घरेलू आय कौन सी होती है, जो सामान्य निवासी तथा गैर निवासियों के द्वारा अर्जित की गई होती है, वो भी किसमें, हमारे देश की घरेलू सीमा के अंदर। अब हमारे देश की घरेलू सीमा क्या होती है, कहाँ तक माना जाएगा एक देश की घरेलू सीमा, कि अगर वहां पे व्यक्ति काम कर रहा है तो वो भारत का ही इनकम जनरेट कर रहा है, मतलब भारत के लिए कार्य कर रहा है और भारत की इनकम को ही बढ़ा रहा है। आइए समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये क्या कह रहा है, आर्थिक सीमा एक सरकार द्वारा नियंत्रित की गई है और उस भौगोलिक सीमा को कहते हैं जो जिसके अंदर व्यक्ति, वस्तुएं तथा पूंजी स्वतंत्र रूप से परिचालित होती हैं। इंग्लिश में भी समझते हैं इसको। इकोनॉमिक टेरिटरी इज द जियोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय अ गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन्स, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। और ये किसने कहा, यूनाइटेड नेशन ने कहा है। क्या समझ में आ रहा है? अभी तक अगर मैंने आपको घरेलू सीमा के बारे में बात किया तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत का जो मैप है, मतलब भारत का इस तरीके से जो मैप है, खैर मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो उतना समझिएगा मत, मैं बस समझाने की जो कोशिश कर रहा हूँ केवल वो समझिएगा। ठीक है। ये भारत का नक्शा है। अब भारत के नक्शे के अनुसार ये जितने भी मैंने बाउंड्री बनाई है ये भारत की क्या है, यही तो इसकी सीमा है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस सीमा के अंदर जो भी इनकम जनरेट की जा रही है, जो व्यक्ति काम कर रहे हैं देश के सीमा के अंदर, ठीक है ना, और वो जनरेट की जा रही है फैक्टर सर्विसेज से, हमारी कारक का जनरेट की जा रही है, तो इसे घरेलू आय के अंदर शामिल किया जाएगा। क्या ये सही है? लेकिन हमको ये समझ में आया कि हमारे देश की सीमा के अंदर कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उसकी इनकम भारत के अंदर शामिल की जाएगी। बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन सरकार के द्वारा जो घरेलू सीमा है, अर्थशास्त्र के अनुसार, हम यहाँ पर भूगोल नहीं पढ़ रहे हैं, ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे हैं कि हम ये चीज लेके चलेंगे। यहाँ पर जो व्यवसाय किया जाता है ना, वैश्विक स्तर पे किया जाता है, यानी कि जो मुद्रा का, व्यापार का लेन देन है ना, वो केवल भारत की सीमाओं के अंदर सीमित नहीं है, भारत से बाहर भी है। भारत चाइना से डील करता है, अमेरिका से डील करता है, फ्रांस से डील करता है, रशिया से डील करता है, तो यहां से लेन देन चल रही है ना। तो क्या है ये कि इकोनॉमिक जोन है जहां पर भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड की जाती है और इसके बिटवीन में एक व्यक्ति आ जा सकता है, वस्तुएं आ जा सकती है और पैसा आ जा सकता है। यानी कि सारी की सारी चीजें क्या है, फ्रीली एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रही है, आ जा रही है, मूव कर रही है। तो इसे ही घरेलू सीमा माना जाएगा, न कि भारत के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर किए जाने वाले कार्य को। इससे बाहर वैश्विक स्तर पर जहां जहां तक किए जा रहे उन सभी को भारत की घरेलू सीमा का अंग माना जाता है, क्योंकि वहां से कहीं ना कहीं इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है ना। अब आगे समझते हैं घरेलू आय का राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कैसे किया जाएगा। अब आपको ये समझ में आ गया ना कि घरेलू सीमा क्या होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ कि मान लिया जाए दिल्ली के अंदर भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है। अब भारत, इंडिया से एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका फ्रांस, ठीक है। इंडिया से कहाँ जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, और वो जो फ्लाइट है वो इंडिया की फ्लाइट है। मान के चलता हूँ कि इंडिया की क्या है, स्पाइस जेट है, ठीक है। अब स्पाइस जेट कंपनी की फ्लाइट से भारत का नागरिक कहाँ जा रहा है, फ्रांस जा रहा है। तो यहाँ पर भारत के नागरिक ने जो पैसा व्यय किया फ्रांस तक जाने के लिए, वो कहाँ दिया, उसने इंडिया में दिया, तो इंडिया की इनकम होगी। अब वो जनरेट किस लिए हुई, क्योंकि यहाँ से वो फ्रांस गए, तो इस वजह से क्या हुआ, इनकम जनरेट हुई। इसी प्रकार अगर फ्रांस से कोई व्यक्ति भारत आता है तो फ्रांस की घरेलू सीमा भी भारत तक है। जैसे भारत की घरेलू सीमा, भारत की यानी कि इंडिया की घरेलू सीमा फ्रांस तक है, वैसे फ्रांस की घरेलू सीमा कहाँ तक है, इंडिया तक है।
क्योंकि इसके लिए जनरेट करके जा रहा है फ्रांस, और फ्रांस का नागरिक इसको जनरेट करके इंडिया आ रहा है। तो इस तरीके से केवल पर्सन का ही नहीं, कोई गुड्स हो गए, कमोडिटी हो गया या कैपिटल हो गया, एक देश से दूसरे देश से मूवमेंट होती रहती है। तो अगर हमारे देश से वहां जा रहा है तो वो हमारे देश की घरेलू सीमा का अंग कहलाएगा, अगर वहां से यहाँ आ रहा है तो वो उसके देश की सीमा का अंग कहलाएगा। ठीक है ना, आगे समझते हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रीय आय में परिवर्तन कैसे किया जाएगा, डोमेस्टिक इनकम को। तो घरेलू आय एक लेखा वर्ष के दौरान एक देश की घरेलू सीमा में सृजित कारक आय का कुल जोड़ है, और इसमें राष्ट्र की घरेलू सीमा में निवासियों तथा गैर निवासियों दोनों की कारक आय को शामिल किया जाता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हो गया? अगर कोई आपसे पूछे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होगी, तो डोमेस्टिक इनकम आपकी वो इनकम होती है जो भारत के सामान्य निवासी तथा गैर निवासी दोनों के द्वारा कारक आय सृजित की जाती है, और जब इनको जोड़ दिया जाए तो आपका डोमेस्टिक इनकम है। और अगर आपसे कोई पूछे फिर नेशनल इनकम क्या है, नेशनल इनकम भी वही है जो घरेलू इनकम है, पर सिर्फ बात इतनी है कि नेशनल इनकम के अंदर केवल सामान्य निवासियों के द्वारा फैक्टर इनकम जो जनरेट की जा रही है उसी के ग्रॉस को, टोटल को नेशनल इनकम में शामिल किया जाता है। ठीक है ना। अब बात ये आती है कि मान लिया जाए मैंने डोमेस्टिक इनकम निकाल लिया, तो डोमेस्टिक इनकम से मैं नेशनल इनकम पर कैसे पहुंचूंगा, ये समझते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों। क्या कह रहे हैं, हमारी घरेलू आय में गैर निवासियों द्वारा अर्जित वह कारक आय शामिल होती है जो उन्हें हमारी घरेलू सीमा से प्राप्त होती है। एक बार फिर से, हमारी घरेलू आय में गैर निवासियों द्वारा अर्जित वह कारक आय शामिल होती है जो उन्हें हमारी घरेलू सीमा से प्राप्त होती है। अब हमारी घरेलू सीमा क्या है, ये मैंने आपको बता दिया कि केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं होता, ये वैश्विक स्तर पे होता है, जहां पर एक सरकार निर्धारित करती है एक ऐसा अंग जहां से कोई भी व्यक्ति पूंजी फ्रीली मूव हो सके, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से फिर उस जगह। अगर इस दौरान इनकम जनरेट हो रही है, कौन सी इनकम, फैक्टर इनकम, तो उसके इनकम को भारत के घरेलू आय में शामिल किया जाता है। तो ये कंसेप्ट मैंने आपको जो अभी बताया है ना, ये केवल आपका ये समझाने का प्रयास था मेरा कि आपको ये समझ में आ जाए कि सामान्य निवासी कौन होते हैं, कारक आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, घरेलू आय क्या होती है। इतना समझ में आ गया ना। अब आगे जो कंसेप्ट है ना हमारा, उसमें हम ये समझेंगे कि घरेलू आय से कैसे कन्वर्ट करेंगे नेशनल इनकम को। नेशनल इनकम एक्चुअल में होती क्या है, हमारी कारक लागत पर राष्ट्रीय आय क्या होती है, बाजार कीमत पर, यानी कि जीडीपी हो गया, जीएनपी हो गया, एनडीपी हो गया, एनएनपी हो गया, एनडीपीएफसी हो गया, और आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर हो गया। ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, बस आप बने रहिएगा। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि जितनी चीजें मैंने अभी आपको समझाई है ना, वो चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और अगर नहीं है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, घरेलू आय में हमारे निवासियों द्वारा अर्जित वह कारक आय शामिल होते हैं जिन्हें दूसरे देश से घरेलू सीमाओं से प्राप्त होती है। क्या बोल रहे हैं, उन्हें दूसरे देश की घरेलू सीमाओं से प्राप्त होती है। मतलब भारत का नागरिक है, भारत का नागरिक है, भारत के बगल में नेपाल है, तो भारत का नागरिक सुबह सुबह मतलब बिल्कुल बॉर्डर के पास ही रहता है, जो भारत का नागरिक है बॉर्डर के पास ही रहता है, सुबह सुबह काम करने के लिए नेपाल जाता है, नेपाल में मेहनत करता है और शाम को वापस घर आता है। अब वो उसका निवास स्थान कहाँ है, भारत के अंदर है, बट वो काम कर रहा है नेपाल में कर रहा है, लेकिन नेपाल से जो इनकम वो जनरेट करेगा वो खर्च कहाँ करेगा, जहां वो निवास कर रहा है, जहां उसका परिवार है, उसका परिवार भारत में है, तो वो भारत में कंजप्शन करेगा, भले वो इनकम जनरेट कहाँ से कर रहा है, नेपाल से कर रहा है। तो इसकी इनकम को भारत की घरेलू आय में शामिल किया जाएगा। ठीक है। अब तदनुसार घरेलू आय तथा राष्ट्रीय आय में परिवर्तन की बात करते हैं। परिवर्तन क्या, हम घरेलू आय में हमारी घरेलू सीमा में गैर निवासियों द्वारा प्राप्त कारक आय को निकाल देते हैं, यानी कि जो गैर निवासियों के द्वारा हमने इनकम जनरेट की है वो हम निकाल देंगे ना, नेशनल इनकम क्या आ जाएगी। बहुत सिंपल। दूसरी चीज, हम घरेलू आय में हमारे निवासियों द्वारा शेष विश्व से या दूसरे देशों की घरेलू सीमाओं से अर्जित कारक आय को जोड़ देते हैं, उसे हम कहते हैं नेफा। क्या कहते हैं, नेफा। मतलब ये हो गया कि भारत के नागरिक हैं, दूसरे देश में जाकर के काम कर रहे हैं और वो वहां से अपना पैसा भारत में भेजते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वो भारत का
एक इनकम होता है, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, शुद्ध घरेलू आय जो विदेशों से हमें प्राप्त होती है, यानी विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। और जब हम उस शुद्ध कारक आय को डोमेस्टिक इनकम में जोड़ देते हैं ना, तो हमारा राष्ट्रीय इनकम बन जाता है। कैसे? इन सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये हमारा जीडीपी है, इसी जीडीपी को हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि घरेलू आय, सकल घरेलू आय। ठीक है, इसमें मैं केवल क्या जोड़ दूं? नेफा जोड़ दूं। तो इस नेफा को जोड़ने से मेरे पास जो आएगा वो आएगा आपका जीएनपी आएगा आपका। ठीक है, जीएनपी। अब जो जीएनपी क्या है? ये आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है। अब मैंने आपको जीएनपी क्यों लिखा? क्योंकि इसके अंदर आपका मूल्य ह्रास है। जी मतलब ग्रॉस हो गया ना, ग्रॉस के अंदर आपका मूल्य ह्रास है, डेप्रिसिएशन है। जब डेप्रिसिएशन इसमें से माइनस कर दूंगा फिर नेफा को जोड़ूंगा, यानी कि वो आपका फिर रहेगा एनडीपी। और एनडीपी में जहां से लिखता हूं मैं आपको, एनडीपी में मैं नेफा को जोड़ दूं तो फिर मेरा आएगा नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट पर। ठीक है ना, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस क्या होती है वो तुम समझेंगे, बट आपको जनरली मैंने आपको बताया कि कैसे घरेलू आय को राष्ट्रीय आय बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिखा है मैंने आपके लिए। घरेलू आय में जब विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जिसे हम NFI शॉर्टकट में लिखते हैं, जोड़ दिया जाए तो हमारा नेशनल इनकम आ जाता है, यानी कि राष्ट्रीय आय आ जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा होगा, और आप आसानी से घरेलू आय को कैसे परिवर्तित करना है नेशनल इनकम में ये भी समझ में आ गया। केवल आपको गैर निवासियों के द्वारा जो इनकम जनरेट की गई है उसको माइनस कर दो डोमेस्टिक इनकम से, फिर जो बचेगा वो आपका नेशनल इनकम हो जाएगा। ठीक है ना? सो इतनी चीज समझ में आने के बाद अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आने वाला है उसके अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, थ्योरेटिकल के साथ न्यूमेरिकल भी आएगा। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने वो नहीं समझा ना तो नेशनल इनकम को समझना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा और समझ नहीं पाएंगे आप कि कैसे इस स्टेप से इस स्टेप पे पहुंचना है, जीडीपी से एनडीपी पहुंचना है, एनडीपी से एनएनपीएफसी पे पहुंचना है, ये आपको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट आपका जरूर देखना। ठीक है ना? बाकी अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है?